नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शकील सर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे मेवाड़ राजवंश की, और मेवाड़ राजवंश में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था राणा कुंभा। एक बहुत बड़े शासक मेवाड़ के, अपने आप में देखें तो काफी सारे शासक एक तरफ और अकेले राणा कुंभा एक तरफ। एक बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता, बहुत बड़े स्थापत्यकार, एक बड़े विजेता, ठीक है, एक बड़े जो है कह सकता हूं मैं यहाँ पे राजनीतिज्ञ, कुटिलता, ठीक है, हर तरह की चीज उसमें शामिल थी, जिसकी हमने बात की थी। माणा कुंभा की उपाधियों की बात की थी, तो उपाधियों से पता चलता है कि हर तरह की आप देखें उनके अंदर योग्यता हमको मिलती है। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में, मेवाड़ मालवा संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, और मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं आज माणा कुंभा के पार्ट दूसरे के अंदर। अब मैं आपको ले चलता हूं मेवाड़ गुजरात संबंध पर। मेवाड़ और गुजरात का भी एक झगड़ा हुआ था। तो ये झगड़ा क्या था, इसके कारण क्या थे, वो पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको मेवाड़ मालवा का संघर्ष बता दिया था, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष बता दिया। अब बात करते हैं मेवाड़ गुजरात संघर्ष की। देखिए जरा, ये हमारी यहाँ पर भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर उस जमाने में ये मेवाड़ रियासत यहाँ पे हुआ करती थी। ये मेवाड़ रियासत यहाँ पे हो गई है। इधर देखिए तो सीमा इसकी गुजरात से लगी हुई है, इधर देखें तो सीमा इसकी मालवा से लगी हुई है, ठीक है, और इधर सीमा इसकी मारवाड़ से थी। तो मारवाड़ संघर्ष हो चुका, मालवा संघर्ष हो चुका। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ क्यों संघर्ष हुआ कुंभा का, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहां अगर हम नागौर की बात करें तो ये तो पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, मेवाड़ की सीमाएं उस जमाने में, ये मेवाड़ की सीमा हमको यहां मिलती थी। तो उस जमाने में नागौर जो है, यहां पर एक शासक हुआ करते थे। नागौर के शासक कौन थे? देखिए, नागौर के शासक हुआ करते थे फिरोज खान, ठीक। तो नागौर ये रहा, नागौर के शासक थे फिरोज खान। फिरोज खां की हो गई मृत्यु, ठीक है, फिरोज खां की मृत्यु हो गई। फिरोज खां के दो पुत्र हमको मिलते हैं। एक बड़ा पुत्र इसका मिलता है जिसका नाम है शम्स खां, और छोटे पुत्र का नाम मिलता है मुजाहिद खां। तो इनके दो पुत्र हैं। अब फिरोज खां की मृत्यु के बाद शम्स खां नागौर का अगला नवाब बन जाता है, राजा बन जाता है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात शम्स खां को उसी के छोटे भाई मुजाहिद खां ने पराजित कर दिया। तो शम्स खां हार गया, और अगला नवाब कौन बन गया? अब उसका छोटा भाई मुजाहिद खां नागौर का नवाब बन गया। इस बात से नाराज होकर शम्स खां नागौर से पराजित होकर ये आ जाता है मेवाड़ कुंभा के पास, और कुंभा से मांगता है मदद। कौन मांग रहा है? शम्स खां, क्योंकि अब यहां पे कौन आ चुका? मुजाहिद खां नागौर का स्वामी बन चुका, शम्स खां को हटाकर। तो शम्स खां नाराज होकर कहां चला गया? मेवाड़। कुंभा से उसने मदद मांगी। कुंभा ने कहा ठीक है, कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों पर मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, मैं वापस आपको नागौर का स्वामी बनवा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उनमें एक शर्त यह थी कि आप नागौर किले की जो प्राचीर है, नागौर किले का जो परकोटा है, उस किले की मरम्मत नहीं करवाएंगे। इस प्रकार आप देखें, शम्स खां ने वचन दिया, कुंभा ने वचन के अनुसार नागौर पर हमला किया। कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और मुजाहिद खां को परास्त कर दिया, और एक बार फिर से कुंभा ने नागौर का स्वामी किसको बनवा दिया? शम्स खां को बनवा दिया। तो अब नागौर के स्वामी वापिस से बन चुके हैं शम्स खां। लेकिन शम्स खां ने क्या किया? शम्स खां ने संधि का धारा का उल्लंघन किया। उस संधि के अंदर एक शर्त हुआ करती थी। शर्त यह हुआ करती थी कि आप नागौर किले की दीवार की मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो शम्स खां ने क्या किया? नागौर किले की दीवार की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। जब इसकी सूचना कुंभा को मिली तो कुंभा बहुत नाराज हुआ, और कुंभा ने क्या किया? नागौर पर हमला कर दिया। इस प्रकार आप देखें, शम्स खां को उसने कुंभा ने हराकर भगा दिया, और यहीं पर आप देखें नीचे ये गुजरात, और इस प्रकार आप देखें ये शम्स खां नागौर छिन गया, इसके हाथ से कुंभा ने छीन लिया, और ये नागौर का स्वामी शम्स खां भागकर कहां चला गया? गुजरात, और गुजरात के सुल्तान से जाकर इसने मदद मांगी। इस प्रकार आप देखें, गुजरात का सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन, वो नागौर के नवाब शम्स खां की मदद को तैयार हो जाता है। इस प्रकार आप देखें, नागौर के प्रश्न को लेकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो ये गुजरात और मेवाड़ के संबंध बिगड़ने के पीछे एक मोटा कारण यह माना जाता है। देखा जाए तो यहीं पर ही सिरोही के अंदर भी एक चीज हमको मिलती है। सिरोही के जो शासक हैं
ये गुजरात के सुल्तान की स्वामी भक्ति स्वीकार इन लोगों ने कर रखी है। इस बात से मेवाड़ के शासक कुंभा नाराज थे। इस वजह से कुंभा और सिरोही के शासक में भी अनबन रहा करती थी। इस प्रकार आप देखें, सिरोही का जो शासक है वो भी गुजरात के साथ, सुल्तान के साथ मिल जाता है कुंभा के विरुद्ध। इस प्रकार मैं कह सकता हूं तो नागौर के प्रश्न को लेकर और सिरोही के प्रश्न को लेकर मेवाड़ और गुजरात, इन दोनों के शासकों के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो एक एक चीज का अध्ययन करते हैं। मेवाड़ गुजरात संबंध, सिरोही और नागौर के प्रश्न को लेकर मेवाड़ जो है गुजरात के संबंध आपस में बिगड़ गए थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ गुजरात में जो संघर्ष था उसका कारण क्या था। एक तो नागौर का प्रश्न था और दूसरा उसमें सिरोही को लेकर भी झगड़ा था। 1456 ईस्वी में फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी बना, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। परंतु कुछ ही समय पश्चात शम्स खां को हटाकर उसका छोटा भाई मुजाहिद खां ने पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया। यानी आप देखें, शम्स खां को हटा दिया गया, मुजाहिद खां स्वामी बन गया। इसके बाद क्या हुआ, शम्स खां कुंभा से मदद मांगने आता है। शम्स खान ने कुंभा की सहायता से पुनः नागौर पर अधिकार कर लिया, परंतु शर्त के विपरीत शम्स खान ने नागौर किले की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। इसीलिए कुंभा ने नागौर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार आप देखें, नागौर का जो नवाब था शम्स खां, वो भागकर गुजरात चला जाता है और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से वो सहायता प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करी और सहायता प्राप्त करके आप देखें यहां पे मेवाड़ पर गुजरात के सुल्तान ने चढ़ाई कर दी। देखिए यहां पे आप पहले से मैं आपको कह चुका था कि मेवाड़ और मालवा, इन दोनों के संबंध खराब चल रहे थे। अब आप देखिए गुजरात से भी संबंध खराब हो गए। नक्शे के आधार पे मैंने अभी आपको बताया, देखिए अगर हम यहां नक्शा देखें तो मैंने आपसे कहा कि ये मेवाड़ है, मेवाड़ के एक तरफ ये तो मालवा और यहां पे चले तो गुजरात। अब आप देखिए दोनों के साथ मेवाड़ रियासत की सीमाएं लगी हुई है। तो इधर तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, वो कुंभा से पहले संघर्ष शुरू कर चुका है, वो भी अपना हार का बदला लेना चाहता है, सहारनपुर युद्ध हुआ। इधर देखें तो गुजरात का सुल्तान ये भी कुंभा का दुश्मन बन चुका। तो ऐसे में क्या हुआ, गुजरात और मालवा, हालांकि दोनों में आपस में, इनमें भी गुजरात मालवा के बीच में दुश्मनी थी, इनकी भी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन चूंकि कहावत है एक, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह गुजरात के सुल्तान का दुश्मन भी अब कुंभा हो चुका, मालवा के सुल्तान का दुश्मन वो भी कुंभा है। तो यहां गुजरात और मालवा, इन दोनों शासकों ने आपस में संधि कर ली। यह संधि कहलाती है चंपानेर की संधि, जो संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। ध्यान रखें, चंपानेर नाम की जगह आजकल गुजरात में पड़ती है। तो इस प्रकार आप देखें, मेवाड़ के संबंध मालवा से बिगड़े हुए थे, गुजरात से बिगड़े हुए थे, और उसके बाद मालवा और गुजरात दोनों ने मिलकर एक संधि कर ली। यह संधि कहलाती है चंपानेर की संधि, जो हुई थी 1456 ईस्वी में, और हुई किसके खिलाफ थी, महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी। इस प्रकार आप देखें दोनों के बीच में संधि हुई। तो यह संधि पूछ ली जाती है कब हुई, किस किस के बीच हुई। तो यह संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। ठीक है ना। चलिए अब बात आती है संधि का क्या हुआ। देखिए संधि का यह हुआ कि जब राणा कुंभा को पता चला कि मेरे खिलाफ ये दोनों लोग गुट बनाकर आ रहे हैं, तो माना जाता है महाराणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को धनराशि देकर उसको वापस भेज दिया, और यहां युद्ध मैदान में मालवा का सुल्तान अकेला रह गया, जिसको माना जाता है कुंभा ने बड़ी आसानी से पराजित करके वापस पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। इस प्रकार कुंभा ने कूटनीति के तहत धनराशि देकर गुजरात के सुल्तान को पीछे करके मालवा के सुल्तान को पराजित करके संधि को, उनकी संधि को आपस में जो हुई थी कुंभा के विरुद्ध, उस संधि को ही तोड़वा दिया। तो खैर ये संधि पूछी जाती है किस किस के बीच हुई, कब हुई थी, किसके विरुद्ध की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि महाराणा कुंभा एक बहुत बड़े संगीतकार, मैंने इनकी उपाधि आपको बताई अभिनव भट्टाचार्य, खुद संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, और बहुत सारे संगीतकार इनके दरबार में आश्रय भी पाते थे। बहुत संगीत से प्रेम इनको था, संगीत के ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले इन्होंने। तो यहां बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह बनता है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे। तो कुंभा के संगीत गुरु का नाम हमको मिलता है सारंग व्यास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न
कि कुंभा ने संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों की मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर लेता हूं। पहला इनका ग्रंथ है कुंभा द्वारा लिखित, जिसका नाम है संगीत राज। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुंभा ने जितने भी संगीत के ऊपर ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? संगीत राज माना जाता है। इस ग्रंथ के भी 5 भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है ग्रंथ ना पूछकर वो कितने भाग में बटा हुआ है, इस चीज को पूछ लिया जाता है। तो 5 भाग में बटा हुआ ये ग्रंथ पाठ रत्नकोश, ये रत्नकोश सबके पीछे लगा हुआ है। पाठ रत्नकोश है, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। इस प्रकार देखें तो कुंभा द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संगीत राज, जो 5 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है संगीत मीमांसा। इसके अलावा संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध, वाद्य प्रबंध, सुधा प्रबोध, हरिवार्तिक, संगीत सुधा और रसिक प्रिया। देखिए रसिक प्रिया के सामने मैंने लिखा है गीत गोविंद की टीका। आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होना चाहिए, गीत गोविंद लिखा था 12वीं शताब्दी में जयदेव ने। जयदेव एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, ठीक है। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो लक्ष्मण सेन राजा के दरबारी कवि थे जयदेव। जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, और गीत गोविंद की टीका लिखी थी रसिक प्रिया नाम से किसने? कुंभा ने। ठीक है, टीका जैसे आपने सुना होगा टीका टिप्पणी लिखना। देखिए गीत गोविंद जो ग्रंथ है ये थोड़ा सा कठिन भाषा में है, तो इस कठिन भाषा को एक सरल व्याख्या करके, कि टीका का मतलब ही क्या है? सरल व्याख्या। तो कुंभा ने क्या किया, गीत गोविंद की सरल व्याख्या की और उसको टीका उन्होंने बोला, और उसका नाम क्या रखा अपने ग्रंथ का? रसिक प्रिया। तो ये सभी ग्रंथ लिखे। इसके अलावा भी देखें कुंभा ने कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ है काम राज रतिसार, ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, ये उसकी टीका है। ठीक है, और इस ग्रंथ को देखें तो यह ग्रंथ भी कितने अंगों में बटा हुआ है? 7 अंगों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक टीका और लिखी थी इन्होंने, चंडी शतक की टीका। तो देखिए सारे के सारे जो ग्रंथ हैं ये सब के सब लिखे थे कुंभा ने, ये सब संगीत ग्रंथ है। कई बार एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका पटवारी हो, आरएस एग्जाम हो, यहाँ से आरएस एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूछे गए कि निम्न में से कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है या कौन सा नहीं है, तो कुंभा की ये सारे ग्रंथ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखें तो महाराणा कुंभा ने मराठी भाषा में, कन्नड़ भाषा में और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे थे। यहां से भी प्रश्न जो है संभवतः मुझे जहां तक याद है पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि महाराणा कुंभा ने निम्न में से किस भाषा में नाटक नहीं लिखे। आपको ध्यान रखना है मराठी में लिखे, कन्नड़ में लिखे, मेवाड़ी में लिखे। इसके अलावा आप कुछ आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। महाराणा कुंभा ने एक बड़ा फेमस ग्रंथ और भी लिखा था। इस ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक है, संस्कृत भाषा में। लेकिन आप देखें इसको ये पूरा नहीं कर पाए थे, इसको पूरा किया था कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास नाम के इनके दरबारी कवि, उन्होंने इसको पूर्ण किया है। और इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, उनकी पूजा पाठ से संबंधित इसमें श्लोक हमको मिलते हैं। जहां तक बात आती है महाराणा कुंभा की पुत्री की, इनकी पुत्री का नाम हमको मिलता है रमाबाई। रमाबाई भी एक संगीत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, बहुत बड़ी संगीतकार थी। ठीक है, तो संगीत प्रेम के कारण ये प्रसिद्ध रही हैं और इनके नाम पूछ लिया जाता है। इनको वागीश्वरी नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, तो कुंभा की पुत्री हैं जिनका नाम आता है रमाबाई, संगीत की बड़ी विद्वान। अब बात करते हैं कुंभा की स्थापत्य कला के प्रेम से। कुंभा एक बहुत बड़ा स्थापत्यकार था। राजस्थान में, बहुत सीधा प्रश्न यहां से बना हुआ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा किले, महल, मंदिर किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुए थे? तो इसका जवाब ही होगा राणा कुंभा। कुंभा के समय में तो कौन कौन सी इमारतें बनी उनके बारे में हम एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए राणा कुंभा एक महान स्थापत्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा किले, महल और मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ था। वीर विनोद एक ग्रंथ लिखा गया है, यह ग्रंथ लिखा था कविराज श्यामल दास ने। तो कविराज श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखता है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, किले हैं। उन 84 में से 32 किले अकेले किसने बनवाए? महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। अब कौन कौन से किले इन्होंने बनवाए थे, उन किलों के नाम मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। एक आप देखिए, इनका नाम आता है कुंभलगढ़ किला राजसमंद में, तो ये महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है, देखा जाए तो कटारगढ़ किले का नाम हमें मिलता है। देखा जाए तो कटारगढ़ अलग से कोई किला नहीं है, ये कुंभलगढ़ किले के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट है किले का ही, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है,
तो ये हमारा कुंभलगढ़ किला, और कुंभलगढ़ किले के बीच में ही ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा किला कटारगढ़ है, जो महाकुंभा का निवास स्थान था। इसको हम कटारगढ़ कहते हैं। मैं चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुंभलगढ़ किले का आपको चित्र नजर आता है, ठीक है। तो ये किला कुंभलगढ़ बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। इस किले का निर्माण कार्य महाकुंभा ने करवाया था। राजसमंद जिले में स्थित है, कभी मौका लगे तो जरूर देखना। अब आप देखें इस कुंभलगढ़ किले के बीच में जो ऊंची एक पहाड़ी, और उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये जो आपको महल यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है, ये जो महल आपको नजर आते हैं, इसका नाम कटारगढ़ है। देखा जाए तो कटारगढ़ अलग पार्ट नहीं है, कुंभलगढ़ किले के अंदर ही ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा किला है, ठीक है, और एक पहाड़ी पर मौजूद है। इन महलों को हम कटारगढ़ कहते हैं। ये महाकुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थान था। तो आप कटारगढ़ कुंभलगढ़ को अलग ना देखें, ये असल में एक ही है। यही है वो कटारगढ़ जिसके बारे में अबुल फजल ने भी कहा था, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी पीछे गिर जाए। तो काफी ऊंचाई पर, बुलंदी पर यह मौजूद है, ये किला बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये कटारगढ़ हो जाता है। इसके अलावा देखिए कुंभलगढ़ किले की प्राचीर का चित्र मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। किले के साथ तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ये कुंभलगढ़ किले की प्राचीर आपको नजर आती है। इस प्राचीर को अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। दुनिया में चीन की दीवार के बाद अगर सबसे लंबी कोई दीवार मानी जाती है तो हमारी कुंभलगढ़ किले की दीवार मानी जाती है। इसकी टोटल लंबाई आपको मिलती है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा भी गया है, ठीक है। आप किले की देख सकते हैं, यहाँ पे ये गोल जो हिस्से आपको नजर आते हैं ना, ये जो गोल वाले, इनको बोलते हैं बुर्ज बोलते हैं, ठीक है। किले की मजबूती इनसे बनती है, ठीक है। ये टावर होते हैं, यहाँ पे तोप वगैरह रखी जाती थी, इनकी वजह से दीवार को मजबूती मिलती है। और इस तरीके से आप देखें पूरा पहाड़ में यहां से लेके दीवार आपको यहाँ पे पूरी नजर आती है। और टोटल इसकी लंबाई हमको मिलती है 36 किलोमीटर। चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है कुंभलगढ़ किले की दीवार। यहां से प्रश्न बनता है टोटल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। वो कौन सा किला है जिसकी दीवार की तुलना चीन की दीवार के साथ की जाती है? तो आपका जवाब होगा कुंभलगढ़ किले की दीवार। चलिए उसके अलावा कुछ और किले मैं आपको बता देता हूँ। कुंभा ने एक किला और भी बनवाया था जिसको हम बसंतगढ़ कहते हैं, बसंती दुर्ग भी कहते हैं। सिरोही के अंदर ये किला मौजूद है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने एक किला बनवाया अचलगढ़, ठीक है, ये भी सिरोही के अंदर है। एक और किला इन्होंने बनवाया था मचान दुर्ग, सिरोही के अंदर ही है। मेर जाति, मैंने आपको बताया था मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट हुआ करता था। मेद कह दो या मेर कह दो, मीणाओं की एक शाखा है। तो मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, मेरों का दमन करने के लिए इन्होंने मचान नाम का किला बनवाया था सिरोही के अंदर। इन्होंने एक किला बनवाया था बैराठ नाम से भीलवाड़ा के अंदर। ध्यान रखें एक बैराठ सभ्यता भी हमने पढ़ी थी, विराटनगर जयपुर के अंदर, वो अलग है। ये बैराठ नाम का दुर्ग है भीलवाड़ा के अंदर। इसके अलावा देखिए भौमट क्षेत्र, मैं आपको बता दूं भौमट क्षेत्र राजस्थान में जो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही ये जो जिले हैं, इनका गुजरात से लगता हुआ जो क्षेत्र है जहां पे भील आबादी बहुत बड़े पैमाने पे निवास करती है, इस क्षेत्र को हम भौमट क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे भील जाति का बहुत बड़ा दबदबा है। उन भीलों को नियंत्रित करने के लिए भौमट क्षेत्र के अंदर, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा भीलों की वहां पर, तो भील जाति को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने भौमट क्षेत्र में कई सारे किले भी बनवाए थे। तो वैसे तो टोटल आप देखिए 32 किलों की जानकारी हमको मिलती है, जिनमें से महत्वपूर्ण किलों की जानकारी ये मिलती है। इन महत्वपूर्ण किलों का आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आती है बात कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों की। कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, कुंभा के शासन काल में कौन कौन से मंदिर बने, उन दोनों की बात मैं आपसे एक एक करके करने वाला हूं। सबसे पहले देखें तो कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में एक मंदिर बनवाया था, आदि वराह का मंदिर। मैंने आपको बता दिया था विष्णु जी का अवतार माना जाता है, वराह अवतार तीसरा अवतार माना जाता है, जिसमें उन्होंने एक सुअर का अवतार लिया था। इसको वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। तो आदि वराह मंदिर इन्होंने चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। एक मंदिर उन्होंने कुंभश्याम मंदिर बनवाया था, कुंभश्याम नाम से। ध्यान रखिए ये मंदिर 3 जगह, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तीनों किलों में इन्होंने कुंभश्याम मंदिर बनवाए थे। अब मैं आपको बता चुका हूं आदि वराह विष्णु जी का अवतार है, तो सीधी सी बात है ये मंदिर किसका हो गया? विष्णु जी का। कुंभश्याम मंदिर ये भी एग्जाम पूछा गया है किस भगवान का मंदिर है, तो ये भी किसका है? विष्णु जी का है। कुंभश्याम मंदिर किसका है? ये विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है, क्योंकि कुंभा खुद कौन थे? विष्णु जी के परम उपासक थे। इसके अलावा देखें तो कैलाशपुरी जो विष्णु मंदिर है, ये भी इन्होंने बनवाया था उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखें तो कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने एक मंदिर बनवाया। बैराठ माता भीलवाड़ा बदनौर में मंदिर बनवाया। ये प्रश्न भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, कुशाल माता बैराठ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है।
चलिए उसके बाद देखें तो यहाँ पर एक चित्र मैंने आपको दिखाया है। ये कुंभा द्वारा निर्मित एक मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसकी स्थापत्य शैली को, बहुत ही कमाल की स्थापत्य शैली है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मौजूद है कुंभ श्याम जी का मंदिर, यानी विष्णु जी का एक मंदिर है। अब बात करते हैं कुंभा के समय में निर्मित कुछ अन्य मंदिर। देखिए ये अभी तक जो मैंने आपको मंदिर बताया ये तो कुंभा ने स्वयं बनवाए। अब जो मैं आपसे बात करूंगा ये कुंभा के शासन काल में अन्य लोगों द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, लेकिन बने हैं कुंभा के शासन काल में, जिनमें एक मंदिर आता है श्रृंगार चंवरी का मंदिर। ये आरएस एग्जाम में हमसे पूछा भी गया प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर यह मंदिर मौजूद है श्रृंगार चंवरी नाम से। इस मंदिर का निर्माता पूछा गया था। इस मंदिर के बारे में 4 कथन आपको दिए गए थे, पूछा गया था आरएस एग्जाम में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको संपूर्ण जानकारी होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के जैन मंत्री वेलाक ने करवाया था। कहीं कहीं आप देखें इसका नाम वेलका, ठीक है, एक सेकंड, यहां पे वेलाक मैंने लिखा है, और कहीं कहीं कई पुस्तकों में इसका नाम जो है वेलका भी मिल जाता है। इसका नाम वेलका या वेलाक, दोनों इसके नाम मिलते हैं। तो इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर जो है 16वें तीर्थंकर का है, भगवान शांतिनाथ का मंदिर है। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिनमें पहले 3 तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को हम आदिनाथ भी कहते हैं, और 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी। इनमें 16वें जो तीर्थंकर हैं शांतिनाथ जी हैं, उनको समर्पित ये मंदिर है श्रृंगार चंवरी, जिसका निर्माण कुंभा के जैन मंत्री वेलाक या वेलका ने करवाया था। इस मंदिर की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत एक कलात्मक मंदिर है। इसकी दीवारों पर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की हुई है, काफी अच्छी मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं। इसके बाद देखें तो एक दूसरा मंदिर और है, रणकपुर का जैन मंदिर। बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, बहुत लोग इसको देखने आते हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये एक अभ्यारण्य क्षेत्र के बीच में पड़ता है। अभ्यारण्य क्षेत्र पूछे आपसे तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र के बीच में ये अपना मंदिर मौजूद है। जिला पूछे तो पाली, अभ्यारण्य पूछे तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के बीच में मंदिर मौजूद है। ये मंदिर किसने बनवाया? ये भी कुंभा के एक मंत्री ने बनवाया था। इस मंत्री का नाम हमको मिलता है धरणक शाह। इन्होंने 1439 ईस्वी के अंदर यह मंदिर बनवाया था। संगमरमर का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर का प्रमुख शिल्पी आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर के प्रमुख शिल्पी थे देवपाक, और इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी हम कह देते हैं। ठीक है, इस मंदिर की आप देखें यहाँ पे तस्वीर में आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरा संगमरमर से निर्मित है। हालांकि अब थोड़ा सा प्राचीन होने की वजह से कुछ हल्का सा दीवारों पर आपको कालिक सी नजर आती है। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखें तो एक पीछे का दृश्य आपको रणकपुर के जैन मंदिर का मिल जाएगा, पाली जिले में है। अभ्यारण्य पूछे तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है। इस मंदिर के अंदर चलें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इसके पिलर। ये आप देखते हैं कितने सारे इसमें खंभे बने हुए हैं। यह मंदिर टोटल देखें तो 1444 कलात्मक खंभों पे टिका हुआ है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है कि रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? 1444 कलात्मक खंभों के लिए। माना जाता है इसके जो निर्माता रहे हैं धरणक शाह, उसने शिल्पी जो इसके निर्माता थे, इस मंदिर के जो वास्तुकार थे, बनाने वाले मिस्त्री, कहते हैं उनसे कहा कि मैं आपको इतना धन दूंगा, ठीक है, आपको मैं काफी धन दूंगा, लेकिन आपको करना यह है कि एक स्तंभ पर जो आप आकृति, जो आप नक्काशी कर देते हैं, वो दूसरे खंभे पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो माना जाता है, इसीलिए आज भी आप देखें इसके जितने भी आपको खंभे मिलेंगे, तमाम खंभों पे आपको अलग अलग प्रकार की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 1444 खंभे हैं, तो सारे ही खंभों पर आपको नक्काशी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माना जाता है, उन्होंने कहा कि अगर आप अलग अलग नक्काशी करते हैं तो उतना ही धनराशि मैं आपको ज्यादा दे दूंगा। इस प्रकार आप देखें 1444 कलात्मक खंभों के लिए जाना जाता है विश्व ऐतिहासिक मंदिर। यह है आपका रणकपुर का जैन मंदिर। इसके अलावा चलें तो कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन हुआ करते थे। एक प्रश्न भी आता है, मैं इसकी भी बात आपसे करूंगा। प्रश्न आता है कुंभा के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन। ये बहुत फेमस उस जमाने के वास्तुकार हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हुआ करते थे। कुंभा के जमाने की ज्यादातर जो इमारतें हैं वो मंडन के निर्देशन में ही बनकर तैयार होती हैं। ठीक है, तो कुंभा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, इन पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, और उन पुस्तकों के अंदर विषय वस्तु क्या है ये भी यहाँ पे पूछा गया है। जैसे आप देखें रूपमंडन एक पुस्तक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया, रूपमंडन पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, कि इस पुस्तक में लिखा क्या है। अब आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा रूपमंडन पूछ कर कि भाई रूपमंडन पुस्तक किसने लिखी, नाम से ही पता चल रहा है मंडन ने लिखी होगी।
तो रूप मंडन जो पुस्तक है मंडन ने लिखी है और मूर्ति कला के सिद्धांतों की इसमें जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा देखें तो दूसरी एक और पुस्तक है जिसका नाम है देवता मूर्ति प्रकरण। इसी का दूसरा नाम एक और है रूपावतार। पुस्तक एक है लेकिन इस पुस्तक के नाम आपको दो मिल जाएंगे। जैसा कि देवता मूर्ति प्रकरण से समझ में आता है मूर्ति निर्माण शैली से संबंधित है, ये भी मूर्ति निर्माण शैली से संबंधित है। एक और पुस्तक इनकी वास्तु मंडन है। इस वास्तु मंडन को अगर आप पढ़ेंगे तो हमें वास्तुकला के सिद्धांतों से संबंधित जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है इनकी राजवल्लभ, इसी को भूपति वल्लभ भी कहते हैं। राजमहल कैसे बनना चाहिए, सामान्य आवास कैसे बनने चाहिए, उनके सिद्धांत क्या होने चाहिए, तो वो तमाम जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलती है। चलिए इस प्रकार देखिए यहाँ पे एक चीज और जानकारी हमको मिलती है। इस ग्रंथ में टोटल 14 अध्याय आपको मिल जाते हैं। तो 14 अध्याय इसमें है। आजकल कई बार क्या है, ग्रंथ के नाम नहीं पूछ रहा है, ग्रंथ के लेखक के नाम नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या कर रहा है, ग्रंथ के अंदर जो विषय वस्तु है उसको अक्सर वो पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है तमाम ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु। ऐसे ही देखें तो एक ग्रंथ हो रहा है प्रसाद मंडन, ठीक है। तो प्रसाद मंडन हमको मिलता है, ध्यान रखें, थोड़ा इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है। इस प्रकार ये है प्रासाद, ठीक है। प्रसाद तो हो गया खैर मंदिर का खाने का, प्रासाद का मतलब होता है भवन। इसका नाम आपको ठीक करना है नोट्स बनाते समय, प्रसाद नहीं लिखना, प्रासाद लिखना है। प्रासाद मंडन देवालय निर्माण से संबंधित, देवालय मतलब मंदिर आपको कैसे बनाने चाहिए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैद्य मंडन, विभिन्न प्रकार की बीमारी, उनके लक्षण और उनके निवारण से संबंधित जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिल जाती है। एक ग्रंथ और है इनका शकुन मंडन, किस मौके पे शकुन माना जाएगा, किस मौके पे अपशकुन माना जाएगा, इस तरह की तमाम चीजों की जानकारी हमको इस ग्रंथ में मिलती है। अगला एक और ग्रंथ है कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या की जानकारी मिलती है, धनुर्विद्या से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा देखिए वास्तुसार इनका बड़ा फेमस ग्रंथ है। दुर्ग किला बनाते समय, भवन बनाते समय, नगर निर्माण बनाते समय आपको किन किन बातों का, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम जानकारी हमको वास्तुसार ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद चले आगे तो मंडन जो थे इनके एक भाई भी हुए हैं। इनके भाई का नाम हमको मिलता है नाथा। नाथा ने भी एक पुस्तक लिखी है, मंडन के भाई नाथा ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम मिलता है हमको वास्तु मंजरी। मंडन के एक पुत्र है जिनका नाम हमको मिलता है गोविंद। गोविंद ने 3 बड़ी फेमस पुस्तक लिखी हैं। एक पुस्तक है उद्धार धारणी, एक पुस्तक है कलानिधि और एक है द्वार दीपिका। ये 3 पुस्तकें एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको ध्यान रखना है। इसमें जो कलानिधि है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कलानिधि ग्रंथ को अगर आप पढ़ें तो आपको देवालय के शिखर निर्माण से संबंधित जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। देवालय यानी मंदिर, मंदिर के आप देखें पिछले वाले हिस्से में ये जो हम इस प्रकार जो शिखर बनाते हैं, वो शिखर बनाते समय आपको किन किन सिद्धांतों का जानकारी रखनी चाहिए, वो शिखर कैसे बनाया जाना चाहिए, तो शिखर निर्माण से संबंधित आपको सिद्धांत यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा देखें तो गोविंद ने एक बड़ी फेमस किताब और भी लिखी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है सार समुच्चय और ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ध्यान रखना है। केवल ये नहीं कि साहब ये जो है वास्तु कला के ऊपर इनके सारे ग्रंथ हैं, इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम है सार समुच्चय। चलिए उसके बाद देखें, कुंभा के शासन काल में इनके दरबार में एक बहुत बड़े कवि रहते हैं जिनका नाम है कवि मेहा। कुंभा के शासन काल के प्रसिद्ध कवि हैं कवि मेहा। इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम था तीर्थमाला, और तीर्थमाला ग्रंथ के अंदर आपको टोटल देश के अंदर 120 जो अलग अलग तीर्थ स्थान हैं, उन तमाम तीर्थ स्थानों की आपको पूरा डिटेल में जानकारी आपको मिलती है। इसी प्रकार देखें तो कुंभा के यहाँ पे एक और गुरु माने जाते हैं हीरानंद मुनि। इनको कुंभा जी अपना जो है गुरु मानते थे। तो ध्यान रखना है, पूछे कि कुंभा किसे अपना गुरु मानते हैं, तो हीरानंद मुनि को अपना गुरु मानते हैं। कुंभा ने इनको एक उपाधि भी दी थी और ये उपाधि हमको मिलती है कविराज की उपाधि, ठीक है। तो कविराज की उपाधि इनको दी गई। इसके अलावा देखें कुंभा के दरबार में बहुत बड़े फेमस कुछ विद्वान भी थे, दरबारी कवि थे। अक्सर इनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे टिल्ला भट्ट, सोमदेव, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, ये सब कौन है, ये सब के सब महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी कवि रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बार जो है दरबारी कवियों को पूछा जाता है। अब बात करते हैं कुंभा के अंतिम समय की। देखिए कुंभा अपने अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गए और इस प्रकार आप देखिए उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उम्र उनकी काफी हो चुकी थी। बहुत लंबी उम्र होने के बाद अब उनका एक पुत्र है
जो बड़ा सत्ता लोलुप निकला, इनके पुत्र का नाम मिलता है उदयकर्ण। तो इस उदा ने क्या किया, जिसको हम उदा के नाम से भी जानते हैं, तो कुंभा के पुत्र उदा ने अपने ही पिता कुंभा की हत्या कर डाली। जो कुंभा जिंदगी में कभी किसी से युद्ध में नहीं हारा, लेकिन अंत उसका उसी के पुत्र द्वारा हुआ। ठीक है, अब तक देखिए मैं 3 पितृहंता शासकों की चर्चा आपसे कर चुका हूं। एक तो मैंने मिहिर भोज की बात की थी, मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या की थी, रामभद्र या रामदेव की। ठीक है, उसके दोनों नाम मिलते हैं। इसी प्रकार मैंने चौहान वंश में अर्णोराज की आपसे बात की थी, अर्णोराज की हत्या की थी उनके पुत्र जगदेव ने। इसी प्रकार आप देखें कुंभा की हत्या की जाती है उसी के पुत्र उदा द्वारा, वास्तविक नाम मिलता है उदयकर्ण द्वारा। ठीक है, और यह हत्या कहाँ की गई थी, यह हत्या कुंभलगढ़ किले में की गई थी। कुंभलगढ़ किले में चले तो मामादेव का कुंड एक जगह आपको मिलती है। यहां पर आप देखें कुंभा जो थे वो अपने कहते हैं आराध्य देवता की जो है शिव विष्णु जी की जो है ध्यान में लगे हुए थे, और ऐसे समय में ये जो इनका बेटा आता है उदा और अपने पिता को मामादेव के कुंड में धक्का मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद इस आदमी ने मेवाड़ की गद्दी को छीनने की कोशिश की। इस प्रकार आप देखें यहां पर राणा कुंभा की हत्या करने के बाद अब अगला शासक यहां बन जाता है उदा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं उनके बारे में। देखिए यहां पर ये तो थे अपने राणा कुंभा, ठीक है, ये शासक रहे थे। राणा कुंभा का जो शासन काल मैंने आपको बताया 1433 से लेकर 1468 ईस्वी। महाराणा कुंभा जो थे इनके 2 पुत्र रहे, हमको यहां पे मिलते हैं। एक बड़े पुत्र का नाम हमको मिलता है उदयकर्ण। ध्यान रखें ये जो उदयकर्ण है इनका नाम आपको उदय सिंह भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इनको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं जरा। देखिए महाराणा कुंभा जो है इनके जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम आपको उदय सिंह भी मिल जाता है। हम इसको उदय सिंह भी इतिहास में पढ़ते हैं, उदय सिंह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। उदयकर्ण भी इसका नाम मिलता है, लेकिन ज्यादातर इतिहास में लोग इसको उदा के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो कुंभा की जब हत्या हुई थी उस वक्त इनके जो छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है रायमल, ये मेवाड़ में मौजूद नहीं थे। माना जाता है कुंभा किसी बात पर अपने पुत्र रायमल से नाराज हो गए थे और रायमल अपने ससुराल चले गए थे। इनका ससुराल है ईडर, ईडर पड़ता है आजकल गुजरात में। ये ईडर चले गए थे और इधर पीछे से मौका पाकर उदय सिंह प्रथम यानी उदा ने 1468 ईस्वी में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी और 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक उदय सिंह प्रथम यानी उदा मेवाड़ का शासक रहा। जब पिता की हत्या का पता रायमल को चलता है तो रायमल गुजरात से वापस आता है, उदय सिंह से युद्ध करता है और काफी एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 1473 ईस्वी में रायमल जीत जाता है और उदय सिंह प्रथम यानी उदा लड़ाई में हार जाता है और मेवाड़ के शासक बन जाते हैं रायमल। तो 1473 से लेकर सन 1509 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक बनते हैं फिर रायमल। कुंभा थे, कुंभा के बाद उदयकर्ण रहे 68 से 73, रायमल रहते हैं फिर नंबर 3 1473 से 1509 ईस्वी तक। अब यहां पर देखिए घटना और महत्वपूर्ण है। रायमल ने क्या किया, उदय सिंह को यहां से हराकर भागा दिया। उदय सिंह भागकर चला गया मालवा, ये मालवा चला जाता है और मालवा के सुल्तान के पास जाकर शरण ले लेता है। माना जाता है जब यह उदय सिंह प्रथम यानी उदा मालवा के अंदर, मैंने बताया था मालवा की राजधानी थी मांडू, तो माना जाता है मांडू के महलों में जब ये शाम के समय घूम रहा था तो माना जाता है आसमान में बिजली चमक रही थी, तो बिजली गिरने से इस उदा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या की और ईश्वर ने इसको यही दुनिया में इसकी सजा इसको यहीं पर दे दी। तो माना जाता है मांडू में रहते समय उदय सिंह प्रथम यानी उदा की बिजली गिरने से मौत हो गई। ठीक, इस प्रकार आप देखें मेवाड़ के अगले शासक रायमल हो चुके हैं। अब अगली कक्षा जब आएगी तो मैं आपसे बात करूंगा रायमल के पुत्रों की। इधर आप देखेंगे रायमल होंगे और रायमल के 3 पुत्र मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इनमें तीनों पुत्रों के बारे में हम एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। इनके एक पुत्र होंगे जिनका नाम होगा पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। एक उनका पुत्र होगा जयमल, ठीक है, और एक इनका पुत्र होगा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा संगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मेवाड़ के अगले शासक 1509 से लेकर सन 1528 ईस्वी शासक बनेंगे संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। इन तीनों भाइयों में गद्दी को लेकर काफी संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की पूरी एक कहानी होगी। ठीक है, हम इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सब की चर्चा मैं आपसे अगली कक्षा में करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।